डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल बिलाड़े सर। आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना 10th स्टैंडर्ड का बुक नंबर 2। हम बुक 1 भी पढ़ रहे हैं। हम बुक नंबर 1 में मतलब साइंस 1 का कुछ 3 चैप्टर्स के आसपास 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब थर्ड नंबर का चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर देंगे जो अपना फर्स्ट चैप्टर है साइंस 2 का हेरिडिटी और इवोल्यूशन को पढ़ने की भी आज क्या करेंगे, हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, आज से हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन वाला ये जो चैप्टर है हम कितना कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हैं या फिर रीडिंग वाले वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा भी दे रहा हूँ टॉपिक्स को, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको रीड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटी और इवोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस को पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या है, इवोल्यूशन क्या है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कौन से, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, लैमार्किज्म क्या है, स्पेसिएशन क्या है, इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैन यू रिकॉल दिया था, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी अ हेरिडिटरी कैरेक्टर। मतलब कौन सा कंपोनेंट है सेल्युलर न्यूक्लियस का, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ पर जो सेल है हमारे पास, उस सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। मतलब डीएनए कहाँ पर होता है, क्रोमोजोम्स में, क्रोमोजोम्स के ऊपर होगा। ठीक है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं पहले थ्रेड लाइक क्रोमोजोम है, इन थ्रेड लाइक क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है। ये डीएनए जो है हमारा इस तरीके से दिखता है ना, हम इस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड्स निकालते हैं, और इन डीएनए के ऊपर कुछ कोड्स होता है जिनको हम कहते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और एक पेयर होती है यूरासिल के साथ। ठीक है, तो हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, डीएनए करेगा। विच कंपोनेंट ऑफ सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो डीएनए ये काम करता है। व्हाट do we call to the process of transfer of physical and mental characteristics of the parents to the progeny? What do you call इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस होगी हमारी, ठीक है, उस प्रोसेस के बारे में हम नीचे पढ़ ही लेंगे बाद में। ठीक है, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स क्या क्या है, डीएनए स्ट्रैंड होगी, डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की क्या होगी, पेयर्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, यहाँ से हम पढ़ने को शुरुआत कर देंगे। हेरिडिटी, शुरुआत थोड़ा मराठी वर्ड आ गया, ठीक है, बट वी स्टार्ट विद द हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। यू नो दैट हेयर डिटी, यू नो दैट द हेरिडिटी, ये एक ही वर्ड है, इसको थोड़ा स्पेस दे दिया इधर। यू नो दैट हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या है, हेरिडिटरी जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वाया जीन्स। किसका यूज़ होता है, जीन्स, और ये जीन्स ही है। ठीक है, ये डीएनए जो है ना, यही अपना एक जीन्स है, इसको ये जीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जीन्स ही होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जोहान ग्रेगा मेंडल, जो पिया प्लांट वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, पिया प्लांट, ठीक है, जिसके ऊपर वो सीड का शेप था, फ्लावर था, ओरिएंटेशन थी, मतलब ये इस तरीके से कुछ ओरिएंटेशन थे, उनके ब्रांचेस के स्टेम के ओरिएंटेशंस थे, सीड का शेप था, या फिर जो पिया प्लांट था उसके कवर्स का कौन सीड शेप था, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। आप जानते हो ग्रेगा योहान मेंडल के बारे में। इज़ द पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. In 1901, the reason behind the sudden change were understood due to the mutation theory of Hugo de Varis. Meanwhile, in 1902, Walter and Sutter observed the pair of chromosome in the cell of the grasshopper. मतलब वॉल्टर सटन ने क्या किया, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को किसके अंदर आइडेंटिफाई किया, ग्रास ऑफर के सेल के अंदर आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक जो डीएनए है,
ठीक है। जो क्रोमोसोम्स है इनके ऊपर डीएनए होगा और यही डीएनए क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या करता है, उनका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। Until then, it was not known to anyone. Research started in the direction of finding the nature of the genetic material. जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, उसके नेचर कैसा है, ये फाइंड आउट करने में अगली जो पीढ़ी थी वो लग चुकी थी। तो जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ। थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, मतलब ऑसवाल्ड एवरी एंड मैकेले मैकार्टी एंड कॉलिन मैकलॉड प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरस को अगर हम छोड़ दें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए, मतलब वायरस को छोड़ के सबके पास क्या होगा, डीएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ठीक है। उसके बाद 1961 में द फ्रेंच साइंटिस्ट आए, फ्रांसिसो जैकोब एंड जैक मोनाड प्रपोज अ मॉडल फॉर अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में विद द हेल्प ऑफ अ डीएनए इन द बैक्टीरिया सेल। किसके सेल के अंदर से, बैक्टीरिया के सेल के अंदर से। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन द डीएनए। डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड हिडन था, ठीक है, इसके अंदर जो कोड हिडन था उसको फाइंड आउट किया, मतलब uncover the genetic code hidden in DNA. Thereby, the technique of recombination of DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. कहाँ पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको स्कोप था, इसलिए द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, मतलब कोई बीमारी हो जाए उसे ट्रीट करने के लिए हमें काम में आ सकती है हेरिडिटी। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन अगली पीढ़ी के अंदर जो डिसऑर्डर्स जा रहे हैं उनको भी हम ओवरकम कर सकते हैं हेरिडिटी के इसके साथ से इसका यूज़ करके प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैराइटीज़ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इस साल की वैरायटी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम जानते हैं अलग अलग टाइप्स के सीड्स और मार्केट में सीड्स आती है प्लांट्स की, कि हम जो फार्मिंग करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिफरेंट टाइप्स की सीड्स हमें मिलती है, तो उन डिफरेंट टाइप्स के सीड्स की भी हम क्या करते हैं, हाइब्रिड वैराइटीज़ बनाकर हम आगे भेजते हैं। और या फिर हम प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ एनिमल भी बना सकते हैं, प्लांट्स भी बना सकते हैं। आप हेन को देखो कि जो मुर्गी चिकन आप बोलते हो, उस चिकन की भी हाइब्रिड वैराइटीज़ अब मार्केट में अवेलेबल है, प्लांट्स की भी हाइब्रिड वैरायटी अवेलेबल है। एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, विच माइक्रोबीज जहाँ पर हमें यूज़ करने हैं उनके भी हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड वैराइटीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एंड अ ट्रांसलोकेशन। ये सब कुछ चीज़ें कहाँ पर आएगी, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आती है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये सब आती है। प्रोटीन कैसे बनता है सेल के अंदर, आप जानते हो सेल जो होगा एक नॉर्मल सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, वैक्यूल्स होंगे, लाइजोसोम्स होंगे और अलग अलग पार्ट्स आते हैं इसके अंदर। हमारा जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, मतलब जो क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए है, और ये क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, और यहाँ पर यही कोडिंग की गई है। और उसी के साथ जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसके बारे में यहाँ पर देख के लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में। सो स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। आप बना सकते हो आरएनए का भी टाइप्स, आपको आरएनए के टाइप्स, ठीक है। एक आरएनए एम आरएनए होगा जो मैसेज लेकर आएगा। टी आरएनए जिसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। टी आरएनए जिसको कहते हैं हम, टी शेप का दिखता है। मैसेंजर आरएनए कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से उसका शेप होगा। टी आरएनए का शेप आप कुछ इस तरीके से देखते हो, टी के जैसा शेप होगा उसका, ठीक है, इस तरीके से उसका शेप होगा, ठीक है। और आप होगा, एक होगा आर आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए कहते हैं उसको, स्मॉल आर लिखूंगा मैं इसको, आर आरएनए इसको कहते हैं। और ये कुछ राइबोसोम की तरह इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, इस तरीके से कुछ ये दिखता है, मतलब इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए आ जाएगा इस तरीके से, और मैसेंजर आरएनए के बाद ये आएगा आपका टी आरएनए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टी आरएनए आएगा, और ये टी आरएनए क्या करेगा, इसको डीलोकेट करता रहेगा,
और ये आगे चला जाएगा, ठीक है। और इससे प्रोटीन तैयार होगा आपका, इस तरीके से प्रोटीन की रिंग तैयार होगी जो यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। डीएनए के ऊपर का कोड लेकर मैसेंजर आरएनए आएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मीनिंग आपको एक्सप्लेन करनी है। अलग अलग टाइप्स के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल एनीमिया हो गया, बहुत सारे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए, ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स आपको यहाँ पर पता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव द नेम ऑफ द सम डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स के नाम भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं और फिर देने हैं, आप दे सकते हो, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहा कि ये डिलेटेड पोर्शन में आता है आपका, ठीक है। यहाँ पर इसको नहीं बोला जाता, या फिर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए। जीन्स किस फॉर्म में है? डीएनए के फॉर्म में जीन्स है। जीन्स जो है उनका फॉर्म किसने लेके रखा है? डीएनए ने लेके रखा है। विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। किसके ऊपर कंट्रोल करते हैं? स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द आवर बॉडी। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन द डीएनए। प्रोटीन सिंथेसिस की जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पर स्टोर होगी? आपकी डीएनए के अंदर होगी। एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन तैयार करने की प्रोसीजर, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी ज़रूरत है बॉडी को प्रोटीन की, उस तरीके से जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं, नेसेसरी फॉर द बॉडी। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, ओके। ये प्रोटीन्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं? दैट इज दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय अ डीएनए विद द हेल्प ऑफ है ना आरएनए। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय डीएनए, सिंथेसाइज करेगा, किसकी मदद लेगा? आरएनए की मदद लेगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल डोग्मा। इसको याद रखना, कभी पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ सकते हैं कि सेंट्रल डोग्मा एग्जैक्टली क्या होता है। कि दीज द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए को मैं पहले भी निकाल पाया हूँ कि इस तरीके से ये मैसेंजर आरएनए होता है। और मैसेंजर आरएनए की ये जो स्टैंड है ना, इनके ऊपर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस जैसे यूरासिल जैसे कोड्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, आप उसको भी पढ़ पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज देकर जा रहा है। क्योंकि अगले स्टैंडर्ड्स में जब आप जाओगे, 11th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड में जब जाओगे, तब आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। सो mRNA इज़ प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ऑन द डीएनए। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, मतलब अगर डीएनए इस तरीके से होगा ना आपका, ठीक है, इस तरीके से अगर डीएनए है तो इसकी एक ही स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है, और इसके ऊपर भी कोड्स है ना ये, ठीक है। इन दोनों का नहीं यूज़ करेगा, ये सिर्फ किसी एक का ही यूज़ करेगा, और उसके ऊपर आरएनए, इससे आरएनए बनाएगा ये, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन हम बोलते हैं। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इज सिंथेसाइज, डीएनए इज यूज, सिर्फ वन स्टैंड को यूज़ कर, डीएनए की सिर्फ एक ही स्टैंड को यूज़ करता है इन दिस प्रोसेस। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA being produced is always complementary to the DNA strands used for synthesis. Beside there is यूरासिल एक होगा जो आरएनए में होता है, सिर्फ यूरासिल सिर्फ आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होता। डीएनए में सिर्फ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होगा, और जो आरएनए हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये थाइमिन की जगह यूरासिल को यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पर एक पेयर अलग होती है डीएनए के अंदर, यूरासिल इज इन आरएनए इंस्टेड ऑफ द थाइमिन की जगह, ठीक है। जो थाइमिन होगा उसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या होगा? यूरासिल होगा ऑफ द डीएनए का। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब देखो यहाँ पर ये जो प्रोसेस बन रही ना, आप दिख रहे हुए इस डायग्राम के अंदर, यहाँ से ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के जो पेयर्स आपको निकलते हुए दिख रही है, मैं इसको थोड़ा इस अंदर करता, देखो ये U A C G U T A इस तरीके से जो लिख रहा है ना ये, और ये जो आ रहा है ना ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये दिख रहा है आपको, ये जो आ रहा है ना ये न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये एक एक जुड़ कर क्या कर रहे हैं, इन्होंने आरएनए बना दिया, और ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही डीएनए की, ये देखो ये डीएनए की दो स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड है और एक दूसरी स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड्स किसी एक, मतलब इसने इस स्ट्रैंड का यूज़ किया
और इससे क्या किया, सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसने इस स्ट्रैंड का यूज़ कर लिया। इस तरीके से देखो, यहाँ से ये निकल रहा है अभी, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। सो ये mRNA बन रहा है, इधर से क्या बन रहा है, mRNA। तो mRNA बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। सो आगे हम बढ़ेंगे इसके बारे में। और द mRNA फॉर्म इन द न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होगा, कम्स इन साइटोप्लाज्म। अभी ये न्यूक्लियस के अंदर बन गया है ना एक बार, तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा। देखो ये दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से बाहर ये आपका mRNA निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट व्हाट, साइटोप्लाज्म में आएगा, इट बीइंग ब्रिंग इन द कोडेड मैसेज, उसके ऊपर कोडेड मैसेज होगा, डीएनए के ऊपर का मैसेज। द मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रिपलेट कोडॉन, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ 3 की ये पेयर होगी ना, ये 3 है, तो इसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट कोडॉन। द मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमीनो एसिड, के लिए जो कोड्स होगा उसके लिए, द कोड ऑफ ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लाइजोसोम है ना, इसी को अमीनो एसिड भी बोलते हैं। ये लाइजोसोम जो यहाँ पर लिख रहा है ना, यही अमीनो एसिड है। तो ये राइबोसोमल आपका ये टीआरएनए, इस तरीके से देखो, ये वाला आरएनए, ये टीआरएनए, इसके ऊपर ये लाइसोसोम ही है आपका, जिसको अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये ट्रिपलेट कोडॉन है, 3 ही है, और ये टीआरएनए के ऊपर होंगे। इसको डिकोड करता जाएगा, लिखता जाएगा, और इसके ऊपर जो कोड है ये पहचान लेगा टीआरएनए, और ये जो राइबोसोमल आरएनए आगे बढ़ता जाएगा, और ये मैसेंजर आरएनए आगे निकल जाएगा, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे। और इस तरीके से जुड़ते जुड़ते ये जो है ना, कैसे जुड़ते 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 क्या बनाएंगे, ये प्रोटीन बनाएंगे, इसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ये ट्रिपलेट कोडॉन के लिए यहाँ पर मैसेज आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आगे जाता हूँ, पढ़ता हूँ, और ठीक है। सो दैट इट कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। डॉक्टर हर गोविंद खुराना, मतलब ये इंडियन साइंटिस्ट है हमारे, इंडियन ओरिजिन, हैज़ मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन में उनका बहुत बड़ा रोल था। फॉर 20 अमीनो एसिड, उन्होंने 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड्स ट्रिपलेट कोडॉन ढूंढे थे। फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन 1986 में, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस काम के लिए, अलॉन्ग विद द 2 अदर साइंटिस्ट, मतलब और 2 साइंटिस्ट थे उनके साथ, जिन्होंने ये काम किया, और उसके बाद उन्होंने इसको इन 20 ट्रिपलेट अमीनो एसिड्स का जो कोड था, ट्रिपलेट कोडॉन था, उसको पहचाना, ठीक है। सो ईच mRNA इज़ मेड अप ऑफ 1000s ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। हर एक mRNA कितने कोड से बने हैं, 1000s ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बनता है। ईच mRNA इज़ मेड अप ऑफ 1000s ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। एक mRNA, यहाँ पर थोड़ा सा जनरल आपको पढ़ने के लिए दिया है, मतलब यहाँ पर तो 1000s ऑफ ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन होंगे, हज़ारों ट्रिपलेट कोडॉन से एक mRNA के ऊपर हो सकते हैं। सो एज पर द मैसेज ऑफ mRNA, अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय द RNA। अमीनो एसिड कौन सप्लाई करता है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, और ये सप्लाई करने का काम कौन करेगा, टीआरएनए करेगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ एंटी कोड, मतलब इसके ऊपर ये दिख रहा है, ये एंटी कोड ही है यहाँ पर बनाया हुआ इसने, ठीक है। एंटी कोडॉन हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन हैज़ mRNA, मतलब इसके अपोजिट की दिखेगी आपकी, यहाँ पर एडेनिन यूरासिल के साथ पेयर करते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो अलग अलग कोड्स जो होगा वो अलग अलग पेयर्स के साथ ये कोड मतलब ये पेयर करेगा, तो एंटी कोड इसके ऊपर लिखा होगा, उसके अपोजिट वाली पेयर ये बनाता है, ठीक है। सो नाउ एक एंटी कोडॉन ये भेजता है, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं, अभी ये टीआरएनए आ रहा है, इसको डिकोड कर रहा है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन एक ही साथ होता है, ये प्रोसीजर दोनों के दोनों, ये आएगा, इसको डिकोड करेगा, ये आगे ट्रांसलोकेट हो जाएगा, ट्रांसलोकेट मतलब ये आगे चला जाएगा, और ये आएगा, और उसके अंदर प्रोटीन्स बनते रहेगा। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन हो गया हमारा, ट्रांसलेशन, ठीक है। सो ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000s ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय द tRNA। फॉर दिस पर्पज tRNA हैज़ एंटी कोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन बोलते हैं। द अमीनो एसिड ब्रॉट इन tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब इनके साथ जो बॉन्ड बनेगा ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं इधर,
ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ RNA। ये RNA आपका ये वाला दिख रहा है, ये RNA ब्लू वाला साइड वाला, ये RNA। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग, मतलब ये RNA बाहर बढ़ता जाएगा, राइबोसोम से बढ़ता जाएगा, कीप्स मूविंग। ठीक है, RNA राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ये आएगा tRNA, ये ट्रांसलेशन में आएगा, और ये अमीनो एसिड जो राइबोसोम में ये बढ़ता जाएगा, ये ट्रांसलोकेशन में होगा। ठीक है, सच मेनी चेंज कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाएंगे, और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को क्या कर सकते हैं हम? यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल अ वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, हमारे जो बॉडी जो है उसके अंदर जो अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम ये प्रोटीन्स करते हैं। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। ठीक है, तो ये मीन सीक्वेंस है और रिप्लेस सीक्वेंस है, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब आप देखो यहाँ पर एक पेयर को रिप्लेस करके दूसरी पेयर यहाँ पर आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम होगा डीएनए के अंदर तो उसको रिप्लेस करके नए सिरे से उसका कोडान उतना कोडान उसको तोड़ देते हैं और उसके अंदर कोई दूसरा, या फिर इसको तोड़कर इसको सीधे ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आगे हम पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्फ, मतलब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसी की तरह एक नया ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं। यूज़ किसका करते हैं? जीन्स का यूज़ करते हैं, ओनली जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ दीज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अलग अलग जनरेशन में ये जीन्स क्या हो गए आपके? ट्रांसलेट होते जाएंगे विदाउट एनी चेंज। सो ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑस्प्रिंग, मतलब कुछ जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है वो उसके ऑस्प्रिंग में भी चले जाएंगे, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे। ठीक है, हाउ एवर समटाइम्स सडन चेंज ऑकर्स इन दोज जीन्स, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन्स चेंज इट्स पोजिशन दैट कॉज अ माइनर चेंज। क्या करते हैं? कुछ चीज़ की वजह से ये जो कोड होता है ये बदल जाता है और ये सीधे सीधे जॉइंट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये ऐसा हो सकता है म्यूटेशन। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड फॉर द जीन चेंज इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज विच इज़ द नथिंग बट द म्यूटेशन, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। सम म्यूटेशन मे बी माइनर होगा बट सम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया में जो अपनी आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड कार्पस्कल, ये इस तरीके से होती है, पर मतलब ये नॉर्मल होगी, पर सिकल सेल एनीमिया में ये सेल जो हो जाएंगे ना इस तरीके से सिकल की तरह बन जाती है, और ये क्या हो जाती है? एक सेल दूसरे सेल के अंदर बैठ जाती है और उसकी वजह से क्या हो सकता है? ब्लड रुक जाएगा वेन के अंदर ट्रांसफ़र होने की वजह से, और उस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सिकल सेल एनीमिया जैसे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हो गया, नॉर्मल चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत बड़ा चेंज हो गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज़ अ एवर लास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रूफ है। ठीक है, ये एक प्रूफ इसके अंदर कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, मतलब हम यहाँ तक थोड़ा इसको कैन यू रिकॉल को भी जान लेते हैं, उसके बाद हम इवोल्यूशन को नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स? अपेंडिक्स का काम क्या है? अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, इट्स एन वेस्टिजिनल ऑर्गन, क्योंकि डाइजेशन के लिए तीन ये इंटेस्टाइन से, एक है लार्ज इंटेस्टाइन आती है हमारी, दूसरी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक इंटेस्टाइन्स है, पर हम सिर्फ लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ होता नहीं है हमारे अंदर। ये कुछ एनिमल्स के अंदर यूज़ होता है इनका। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, बट ये एनिमल्स जो कुछ ग्रास खाते हैं, ठीक है, ग्रास होगा उसको खाने के लिए और उसको रिपीटेटिवली उसको च्यूइंग करने के लिए जो ऑर्गन लगता है वो मतलब आप उसको उसके अंदर अपेंडिक्स का काम है, हमारे अंदर उसका तो कुछ काम नहीं है। विजडम टीथ मतलब हमारे अंदर जो
टीथ आता है, विजडम टीथ इसको कहते हैं, लास्ट वाला सबसे पहले, जिसको मराठी में हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, ठीक है, जिसको मतलब उसका वो बड़ा हो गया अभी, ठीक है, इस तरीके से विजडम टीथ होता है। और ये विजडम टीथ का ये हमारे अंदर कोई काम नहीं, ये वेस्टेजिनल ऑर्गन है, यूज़फुल नहीं है च्युइंग करने के लिए, क्योंकि हम जब च्युइंग करते हैं तो हमारे जो अगले दांत है, जो टीथ्स है, उनका यूज़ होता है, ठीक है। ये भी वेस्टेजिनल ऑर्गन है, सेकंड वाला भी वेस्टेजिनल है, फर्स्ट वाला भी वेस्टेजिनल है। व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक एन डायनासोर एग्जिस्ट, क्यों चले गए होंगे ये, ठीक है, कुछ वो खुद में चेंज नहीं कर पाए, इसलिए वो चले गए हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके खुद के अंदर इवॉल्यूशन करना चाहिए था। अगर उन्होंने खुद को इवॉल्व नहीं किया, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके से वेदर है, जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल सिस्टम से, उसके साथ साथ अगर उन्होंने खुद को बदला नहीं, तो वो यहाँ से एग्जिस्ट हो चुके हैं। सो वाई आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेट एग्जिस्ट, ये होने का कारण क्या है, या फिर उन्होंने खुद के अंदर चेंज नहीं किया, ठीक है, और कुछ वेदर, कुछ फूड, लैक ऑफ फूड, और या फिर बहुत सारे रीजन्स की वजह से क्या हो गए होंगे, वो यहाँ से एग्जिस्ट हो गए होंगे, ठीक है। सो हम इवोल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ दैट इज़ व्हाट, लाईक, शेअर अँड अगेन सबस्क्राईब अवर चॅनल, सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण सबस्क्राईब इज़, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर करना तो ज़रूरी है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स पढ़ सके इस हमारे लेक्चर्स को, या फिर हम आगे पढ़ पाए, ठीक है। सो ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर अगेन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।